उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण हैं और उसके जो प्रभाव रहे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसी तरह वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो कारक और उसके जो प्रभाव रहे। बीच में हम बोल्शेविक क्रांति, जो रूस में सोवियत संघ जो बना 1917 में, दो क्रांतियां हुई थी वहां पे, एक को मेंशेविक कहते हैं, एक को बोल्शेविक, क्या कारण रहे और उसका क्या प्रभाव रहा, ये हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, यानी इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर, जो ये उग्र राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है और कैसे ये भी एक कारण बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध का, यहाँ पर ये हम देखेंगे। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के डिफरेंट चरण या डिफरेंट फेजेस हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही व्यापक विषय है, तो इसमें कम से कम आपकी 2 क्लासेस जरूर इसमें, और इसमें सवाल भी बहुत अच्छे आते हैं ज्यादा आपके। इसके पश्चात कोल्ड वॉर की किस तरह से समाप्ति हुई या क्या कारण रहे कि 80 के दशक के अंत तक जो शीत युद्ध है वो समाप्त हुआ, और उसके साथ ही साथ शीत युद्ध की समाप्ति के साथ किस तरह से विश्व में सोवियत संघ का भी विघटन हुआ, और उसके पश्चात का जो विश्व है जिसमें आप कह सकते हैं एमर्जेंस ऑफ द, जिसे कह सकते हैं एमर्जेंस ऑफ द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, अर्थात जो नए राज्य उभरे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने देखा, ये आपका सिलेबस है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। और पिछली क्लास में आपने देख ही लिया होगा, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, जिन लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन किया है हमारे साथ, उनको बता दें कि हम एक एक टॉपिक लेंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी डाउट है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अंत में हम 10 मिनट रख लेंगे हर क्लास में, जहां पर चैट बॉक्स में आपकी क्वेरीज हैं, उसके हम आंसर देंगे। और अगर आपको कोई क्लास में जो हमने किया है वो समझ में फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो अगली क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टॉपिक को आप समझें और जितना हो सके क्लासेस में आप लोग रेगुलर रहें, ताकि आपका कुछ मिस ना हो। इसके अलावा हर टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ये भी हम आपको बता देंगे। कुछ किताबें और कुछ नोट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बुक्स हमने पिछली क्लास में बताई थी स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप 3 बुक्स है वैसे मार्केट में जो बहुत अच्छी है, लगभग 100% लगभग आपका सिलेबस कवर करती हैं। एक है तपन विस्वाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर। दूसरी है रुंकी बासु, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर है। और तीसरी है पुष्पेश पंत, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दिया है। तो इन तीनों में से जो भी किताब आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, तब भी वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं वेस्टर्न थिंकर्स की, जैसे निकल्सन इत्यादि हो गई, लेकिन अगर आप इंडियन थिंकर्स की पढ़ना चाहते हैं जिसमें लगभग आपका सारा सिलेबस कवर है, तो उसमें भी यही तीनों किताबें आप ले सकते हैं। तपन बिस्वाल, इंटरनेशनल रिलेशंस, रुंकी बासु, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, और पुष्पेश पंत, वो भी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है। अब स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में हमने आपको समझाया था, उसका अर्थ क्या होता है, और हमने जाके युद्ध में बदल सकता है। समय के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसकी जो डेफिनेशन है वो भी व्यापक हुए, उसमें भी परिवर्तन आया। और अब हम केवल जो राज्य हैं उनके जो बीच संबंध हैं, जिसे हमने कहा शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं, तनावपूर्ण भी हो सकते हैं, केवल हम उसी की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स यानी एक स्टेट हो गया, एक स्टेट के अलावा जितने भी एक्टर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, टेररिज्म जैसा मुद्दा हो सकता है, एनवायरनमेंट जैसा मुद्दा हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, वैश्वीकरण, सिक्योरिटी,
राज्यों की सुरक्षा हो सकती है। और अब जो इंफॉर्मेशन क्रांति हुई है, आईसीटी जिसे हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से आज हम लोग भी जुड़े हुए हैं। एरिया स्टडीज हो गई, जैसे अलग अलग एरिया की, अमेरिकन स्टडीज, रशियन स्टडीज, और युद्ध और शांति। तो ये सब जो विषय है या संगठन है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़े जाते हैं। सो दैट मीन्स अब हम राज्यों के जो पारस्परिक संबंध है, जो उनके आपस के संबंध है, उससे आगे हम बढ़ गए हैं। हमने 3 जो हमारे विषय क्षेत्र हैं उनकी बात आपसे कही थी। 1930 और 40 में जो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण माना गया, वो माना गया शक्ति और सुरक्षा। शक्ति को जो मिलिट्री सैन्य शक्ति के रूप में देखा गया, और सुरक्षा भी कि अन्य राज्य आपके राज्य पर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक अराजकता है। जब हम यथार्थवाद जो नेक्स्ट थ्योरीज करेंगे, जो हम अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स, तब इस विषय में और ज्यादा आपको हम विस्तार से बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता इसलिए है क्योंकि राज्य के पास शक्ति है आंतरिक मामलों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए नीति बनाने की, पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो राज्य को कहे आप ये करें, आपने इस कानून का पालन नहीं किया, आपको ये सजा मिलेगी। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की भी अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो पावर है 5 सदस्य के पास, जिसके कारण से सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी का बहुत लंबे समय तक प्रयोग नहीं हो पाया है। तो ये बेसिकली स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, यानी कि जो राज्य हैं उन पर केंद्रित अप्रोच है। ये केवल राज्य को प्रधान माना जाता है। इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन द स्टेट। जो इसके बाद आपका सेकेंड अप्रोच रहा, यानी कि समय के साथ जो बदलाव आया परिप्रेक्ष्य में या पर्सपेक्टिव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, 1960 और 70 का जो समय रहा, उसमें एक नया आप कह सकते हैं जो परिप्रेक्ष्य वो उभर कर सामने आया, जहां पर अभी तक राज्यों की प्रधानता थी, यानी राज्य अपनी सुरक्षा देखते थे, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता या एनार्की है तो वहां से क्योंकि उनको महसूस होता था खतरा है अन्य राज्यों से, हथियारों की होड़ हो रही है, अन्य राज्य हमला कर सकते हैं, इसीलिए स्वयं अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपनी सुरक्षा करनी है। ये यानी कि स्टेट जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, या केवल अपने बारे में सोच रहा है, राष्ट्र हित के बारे में या सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। 60 और 70 में बदलाव आया, जहां पर एक अंतरनिर्भरता, इट वाज अ पॉलिटिक्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन ट्रांसनेशनल रिलेशंस, अर्थात अंतरनिर्भरता सामने आई, और साथ ही साथ जो राज्यों के और संस्थाओं के साथ और राज्यों के साथ जो संबंध है वो और ज्यादा गहरे हुए। और यही वो समय था जब नॉन स्टेट एक्टर्स सामने आए। हमने आपको बताया जैसे बहुराष्ट्रीय निगम हो गए, बहुराष्ट्रीय निगम जो आपके राज्य में विदेशी पूंजी निवेश कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपके राज्य में कोई कंपनी खरीद सकते हैं, या आपके राज्य में कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि हुंडई ने जो सेंट्रो की फैक्ट्री भारत में खोली है, या बाहर के जो बैंक्स इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ये बहुराष्ट्रीय निगम है या नॉन स्टेट एक्टर्स। इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएन है, सार्क है साउथ एशिया में, इसी तरह से आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में गठन किया गया था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, IBRD के नाम से आप इसे जानते हैं उस समय, क्योंकि इनका मेन एम था कि जो यूरोप में बहुत क्षति हुई है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो यूरोप की भूमि पे लड़ा गया, तो वहां पे जो क्षति हुई है उसे क्षतिपूर्ति के लिए IBRD लोन देगा, सहायता करेगा। अब उसे हम विश्व बैंक संस्थाओं के नाम से जानते हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी जो खासकर विकासशील राज्य हैं उनको लोन इत्यादि देने में सहायता करता है। तो इस तरह से एक अंतरनिर्भरता जो है वो आरंभ हुई 60 और 70 में, बहुत ज्यादा उसको देखने को मिला, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को उसने प्रभावित भी किया। इट हैड एन ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। और साथ ही साथ जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको यूरोपियन
इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑल्सो केम, जिसे आजकल आप लोग यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। ये जो 60 और 70 का फेज था स्टूडेंट्स, इसके साथ एट द सेम टाइम एक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं एक और जो परिप्रेक्ष्य है वो सामने आया, अनदर पर्सपेक्टिव। इट वाज वेरी डिफरेंट, पुराने पर्सपेक्टिव से बहुत डिफरेंट था, लेकिन साथ सेम समय पर आया। 60s और 70 में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्रचलित हुआ, खासकर जब मार्क्सवादी जो विचारधारा है उस से ये प्रभावित हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा का आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया जरूर होगा कि किस तरह से जो कार्ल मार्क्स हैं उनका ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो कैपिटलिज्म आया है या पूंजीवाद आया है उसमें शोषण होता है मजदूरों का, और आगे चल के यही जो पूंजीवाद में जो सरप्लस वैल्यू है, जो मुनाफा है, उसी को इन्वेस्ट करने के लिए और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मार्केट्स की जरूरत है, और अल्टीमेटली एक रिजल्ट इन इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद को वो जन्म देता है। और एक जो शोषण की जो बात कही गई है, जो पहले पूंजीवादी श्रमिकों का, वर्कर्स का जो है कैपिटलिस्ट, दे एक्सप्लॉयट द वर्कर्स एंड लेटर ऑन दिस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉलोनीज एंड कॉलोनाइजर्स, यानी जो साम्राज्यवादी राज्य होते हैं जिन पर उन्होंने साम्राज्यवाद स्थापित किया है उनका वो शोषण करते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इस समय इसी ये जो शोषण वाली जो बात है या एक्सप्लॉयटेशन की जो बात है, इसी को आगे बढ़ाते हुए 1950s और 60s में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस विचारधारा को बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि 50 और 60 में बहुत सारे राज्य जो है वो स्वतंत्र हुए थे एक लंबे साम्राज्यवाद के बाद। तो कहा गया या सोचा गया कि स्वतंत्र हुए हैं तो संप्रभुता संपन्न है, अपना स्वयं विकास कर सकते हैं या स्वयं इनके पास शक्ति है, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखने में ये आया या ये जो विचारधारा या परिप्रेक्ष्य देखा गया, इसमें ये कहा गया कि जब ये स्वतंत्र हुए तो इनकी अपनी समस्याएं जरूर थी, जैसे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से नेशन बिल्डिंग करनी है, राज्य निर्माण करना है, साथ ही साथ क्योंकि लंबे साम्राज्यवाद के बाद उभरे थे तो आर्थिक रूप से विकास भी करना है। लेकिन ये भी देखने में इसमें आया कि जो राज्य हैं स्वतंत्र तो वो हो गए, बट एक नियो इंपीरियलिज्म रहा, यानी कि उनका जो संबंध है अर्थव्यवस्था का, आर्थिक संबंध वो रहा अपने जो पुराने साम्राज्यवादी या कॉलोनाइजर स्टेट्स थे, एंड दिस रिजल्टेड इन कंटिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो साम्राज्यवादी या फॉर्मर कॉलोनाइजर्स थे ज्यादातर यूरोप के जो राज्य थे, अभी भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से न्यू इंपीरियलिज्म के तहत अर्थव्यवस्था में एक्सप्लॉयटेशन का जो रिलेशन है जो नए राज्य स्वतंत्र हुए उनके साथ जारी रहा। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स की कीमत कम, और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट्स है उनकी ज्यादा, और रॉ मटेरियल्स जो है वो एक्सपोर्ट करते थे डेवलपिंग कंट्रीज, और इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट करते थे डेवलपिंग कंट्रीज, यानी इंडस्ट्रियल गुड्स जो थे वो साम्राज्यवादी राज्य जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे। तो दोनों की कीमतें जब वो स्वयं डिसाइड करेंगे और रॉ मटेरियल्स कम रखेंगे तो ये एक्सप्लॉयटेशन का रिलेशन रहेगा। और इसी को सेंटर और पेरिफेरी के नाम से जाना गया, यानी केंद्र के राज्य हो गए जो विकसित राज्य हैं, जहां पर प्रजातांत्रिक प्रणाली है, अधिकार है जनता के पास, गरीबी कम है, बेरोजगारी कम है। वहीं पर पेरिफेरी यानी परिधि के राज्य, जहां पर तानाशाही है या ज्यादा विकास नहीं हुआ है, ज्यादा औद्योगिकरण नहीं हुआ है, जहां पर गरीबी है। तो ये एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन जो है ये रहा। लेवल ऑफ एनालिसिस जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्टूडेंट्स, तीन प्रकार से हम लेवल ऑफ एनालिसिस की बात कर सकते हैं, या विचारकों ने तीन प्रकार से कहा है, यानी विभिन्न स्तरों का जो विश्लेषण है। एक सिस्टम लेवल का, सिस्टम हो गया यानी कि जो ग्लोबल सिस्टम है जिसमें अर्थव्यवस्था भी आ जाती है, जिसमें वैश्विक समाज भी आ जाता है, खास करके ग्लोबलाइजेशन के समय में। और जो वैश्विक स्तर है उसमें जैसे बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन या ग्लोबलाइजेशन, ये ऐसी बहुत सी समस्याएं जो राज्य स्वयं नहीं सुलझा सकता, तो ये सिस्टम लेवल पर यानी ग्लोबल जो प्रणाली है उसमें ये आ जाता है।
शक्ति संतुलन हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं एक साइड 2 कंट्री है, एक साइड 3 कंट्री है, तो दोनों का शक्ति है वो बराबर भी हो सकता है अगर 2 कंट्रीज के पास भी उतनी शक्ति है जितनी 3 कंट्रीज के पास में है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है आप कह सकते हैं काफी लंबे समय तक प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित किया या प्रयास किया गया कि बैलेंस ऑफ पावर के तहत युद्ध ना हो, एक डिटरेंट की तरह हो। लेकिन क्योंकि बहुत सारे युद्ध हुए खासकर प्रथम विश्व युद्ध, तो बैलेंस ऑफ पावर उतना सफल नहीं माना गया और उसके बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा की बात की गई राष्ट्र संघ में पहले और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में। वो बात अलग है कि राष्ट्र संघ भी सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग नहीं कर पाया और यूनाइटेड नेशंस भी अपने इतिहास में इतने लंबे इतिहास में 1945 से 2020 तक बहुत सारे युद्ध हुए लेकिन केवल 2 ही बार सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रयोग कर पाया है। सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस है स्टेट यानी कि राज्य, और राज्य किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली है या अराजकता है, एनार्की है, उससे दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, हाउ द इंटरनेशनल सिस्टम अफेक्ट्स दी स्टेट्स और जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली है वो राज्यों को प्रभावित करती है उसी तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, किस तरह से राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति रिएक्ट करता है, वो सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस है। और थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस है जो ह्यूमन नेचर का है। जितने भी हमारे चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो या नेता हो या डिप्लोमैट्स हो या प्रशासन में हो, राजदूत हो, सभी लोग व्यक्ति हैं और मनुष्य का जो नेचर है या उनका जो थ्रेट परसेप्शन है तो कहीं ना कहीं वो जो है निर्धारित करता है, वो डिटरमिन करता है दैट व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग दे विल अडॉप्ट, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग को, उनकी जो नीति निर्माण की सोच है उसको प्रभावित करता है। तो ये तीसरा लेवल ऑफ एनालिसिस है। लेकिन कुछ इन तीनों के अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक चौथे लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करें जो एक ग्रुप लेवल है, अर्थात सामूहिक रूप से या समूह के रूप में। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं, वोटर्स, सोशल मूवमेंट्स आ जाते हैं जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्टूडेंट होने के नाते all of you should be doing analytical study। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केवल घटनाओं को जैसे घटनाएं हुई हैं वैसे ना लिखकर आप उसका विश्लेषण करें, और क्योंकि हर परसेप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हिस्ट्री में भी आप ऐतिहासिक बहुत सी बातें पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप वर्तमान और इतिहास, क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड इट्स बेस। तो आपको इतिहास पढ़ना जरूरी है, लेकिन जो अंतर है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से वो ये है कि आपने पॉलिटिकल साइंस में केवल इतिहास को उसका वर्णन या उसको डिफाइन या उसका डिस्कस नहीं करना है, बल्कि उसको एनालाइज करना है, उसका जो कंटेम्पररी रेलेवेंस है या उसकी जो क्रिटिसिज्म है वो आपने जरूर देनी है। आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया होगा आंसर्स कैसे अच्छे आप लोग लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन एंड में जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार हम ये भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कि एज अ टीचर जब हम मार्क्स देते हैं स्टूडेंट्स को या जब हम पेपर चेक करते हैं तो वो कौन से पॉइंट हैं जो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें जिससे दे कैन गेट बेटर मार्क्स, वो एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। कुछ इसमें हमने रिवाइज किया उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी पिछली बार कि मैम थोड़ा आप रिवाइज कर दीजिए, हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे या लेट ज्वाइन किया था। नाउ स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो हमारा सेकंड पॉइंट है या आपके पहले यूनिट का जो सेकंड और थर्ड टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ आईआर, एमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, प्री वेस्टफेलिया एंड वेस्टफेलिया एंड पोस्ट वेस्टफेलिया। तो आज स्टूडेंट्स हम इसमें जो हिस्ट्री ऑफ आईआर है यानी उसका जो इतिहास है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य प्रणाली है उसका उभरना और वेस्टफेलिया क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोस्ट वेस्टफेलिया
और आपका जो सिद्धांतिक वाला टॉपिक है वो शुरू करेंगे। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ आईआर की, यानी एमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम की, तो हम उसको प्री वेस्टफेलिया और वेस्टफेलिया में परिभाषित करते हैं। पोस्ट वेस्टफेलिया है जो समकालीन समय है, उस पर हम बाद में आएंगे। प्री वेस्टफेलिया क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ताकि आप जान सकें कि वेस्टफेलिया क्या था और अब उसमें क्या परिवर्तन आया है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत लंबा इतिहास है। मतलब कहने को हम उसे प्री वेस्टफेलिया या पोस्ट वेस्टफेलिया, और वेस्टफेलिया क्या है ये भी हम आपको अभी बताते हैं। प्री वेस्टफेलिया या वेस्टफेलिया या पोस्ट वेस्टफेलिया, इन आंकड़ों से या इन शब्दों से हम उसे परिभाषित करते हैं। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखें, जैसे हमने कहा पहले राज्यों के बीच में संबंध थे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ गए, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो हमेशा से हो ही रहे थे, क्योंकि राज्यों के बीच में, या अगर हम वेस्टफेलिया से पहले की बात करें तो उस समय की जो प्रणाली थी या जिस प्रकार भी उस समय किंगडम्स थे, उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ संबंध था। फिर चाहे वो युद्ध का हो, चाहे शांति का हो, चाहे शक्ति संतुलन का हो, चाहे किसी प्रकार का हो। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास बहुत पुरातन है और भारत भी इसमें बहुत लंबा हिस्सा रहा। वो बात अलग है जो हम जैसे आगे यूरोसेंट्रिज्म करेंगे, कि जो हम लोगों को देखने को मिला कि उसमें यूरोप पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। तो लेकिन आईआर का जो इतिहास है या उसका जो विकास है वो सदियों से चला आ रहा है। IR has a long history and development, लेकिन अगर आप उसे एक एकेडमिक सब्जेक्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे इस समय हम आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, या बहुत सी कंट्रीज में अलग से कोर्सेज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, या बहुत सारे स्कॉलर्स ने इंटरनेशनल रिलेशंस को एक अलग अध्ययन के विषय के रूप में पढ़ा है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, और इसको जैसे हमने कहा क्योंकि सब चीजें उस समय तक वेस्ट के रूप में ही देखी जाती थी, तो यूरोप और अमेरिका में इसकी पहले शुरुआत हुई। जबकि भारत और अन्य राज्यों का इतिहास बहुत ही लंबा है, लेकिन फिर भी बहुत उस समय सेपरेट कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के ऊपर, बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन की तरह इसका उदय हुआ। लेकिन जैसे हमने कहा, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को राज्यों के संबंध के बीच में देखेंगे या इंटरनेशनल रिलेशंस को आप देखेंगे और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको लगेगा इतिहास और ज्यादा बड़ा है। लेकिन जो विचारक हैं वो इसकी प्रकृति क्या रही या व्हाट वाज द काइंड ऑफ द पैटर्न दैट वाज अडॉप्टेड, उस पर एक मत नहीं है। मतलब प्री वेस्टफेलिया यानी वेस्टफेलिया से पहले जो एक प्री मॉडर्न स्टेट सिस्टम था, बेसिकली स्टूडेंट्स, वेस्टफेलिया में ये माना जाता है 1648 में शांति की बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी, जिन्हें पीस ऑफ वेस्टफेलिया बोला जाता है 1648 में। और इस पीस ऑफ वेस्टफेलिया से कहा गया कि वेस्टफेलिया सिस्टम की शुरुआत हुई है, और वेस्टफेलिया सिस्टम से माना गया कि आधुनिक राष्ट्र राज्य की शुरुआत हुई है। यानी उस तरह के राज्य जैसे आजकल हम और आप देख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जिस तरह आज मॉडर्न नेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ सेपरेट कंट्री, Sri Lanka is a separate country, America, USA is a separate country, Britain is a separate country, or UK is a separate country. So like this, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम यानी आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो उदय हुआ, माना जाता है वो वेस्टफेलिया से हुआ। यानी 1648 में वेस्टफेलिया की जो शांति समझौते हुए उनसे हुआ। तो उससे पहले अगर आधुनिक राष्ट्र राज्य तब उदय हुआ, तो उससे पहले का जो समय था, जहां पर जैसे रोमन एम्पायर हो गया या ऑटोमन एम्पायर हो गए, ये सब जो एम्पायर थे ये प्री वेस्टफेलिया सिस्टम में आते हैं। तो इसमें जो राज्यों की जो उस समय की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति थी या उनका पैटर्न था, तो वो डिफरेंट था। और आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय के साथ
बहुत सी चीजें सामने आई, क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है उसकी खासियत है सबसे पहले कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी कि आप एक स्वतंत्र राज्य हैं, वन। सेकेंडली सॉवरेंटी है, यानी कि कोई संप्रभुता संपन्न है, आंतरिक रूप से आप स्वतंत्र हैं, आप राज्य के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, राज्य स्वयं निर्णय लेगा किस प्रकार के कानून बनाने हैं, किस प्रकार का पालन करना है, और इसी तरह इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ इन बोथ वेज यू आर सॉवरेन, यानी बाहरी रूप से भी आप किस प्रकार से अन्य जो राज्य हैं वो आपको फोर्स नहीं कर सकते आप ऐसा करें या ऐसा ना करें, आप स्वयं डिसीजन लेंगे। सो दैट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट एंड एज अ कंट्री आप संप्रभुता संपन्न है, यानी एक सॉवरेन नेशन स्टेट है। सेकेंडली आपकी एक डेफिनेट टेरिटरी है, यानी निश्चित भूमि है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बाउंड्रीज अलग है, जो और कंट्रीज है, यूएस है उसकी बाउंड्रीज अलग है, ब्रिटेन की बाउंड्रीज अलग है, बांग्लादेश की बाउंड्रीज अलग है। तो इस तरह से एक आपकी डेफिनेट टेरिटरी है, साथ ही साथ एक निश्चित पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हर राज्य में जनसंख्या है वो उस पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं। अब जो लोग बाहर से आए हैं या और हैं तो, लेकिन जो एक पॉपुलेशन होना यानी सिटीजनशिप होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जनसंख्या होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का। और क्योंकि हमने आपसे कहा कि राज्य संप्रभुता सिस्टम है, दैट मीन्स और जो कंट्रीज है उनको रिस्पेक्ट करना है कि दिस इज अ सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री, ये एक स्वतंत्र राज्य है और इसके आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देंगे। तो ये फैक्टर्स हैं स्टूडेंट जो प्री वेस्टफेलियन सिस्टम और वेस्टफेलिया सिस्टम में अंतर लाते हैं, यानी ये जो बातें हैं वो वेस्टफेलिया से शुरू हुई और राज्यों को संप्रभुता संपन्न, निश्चित टेरिटरी, उनमें हस्तक्षेप नहीं करना, ये वेस्टफेलिया से शुरू हुआ। तो वेस्टफेलिया को माना जाता है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम यहाँ से राइज हुआ, जिसे हमने यहाँ लिखा है आईआर में देखा जाता है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है वेस्टफेलिया से राइज हुआ। और वेस्टफेलिया जिसे हमने आपको बताया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में ये हुआ और इसके साथ 30 इयर्स की जो वॉर है जो उस समय चल रही थी उसकी समाप्ति हुई। इसे हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो यूरोपियन, क्योंकि सब कुछ जो है स्टूडेंट्स उस समय की जो इतिहास था या हिस्ट्री थी बहुत ज्यादा यूरोसेंट्रिक है जो हमने आपको बताया, तो ये हम सब यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में ही तनाव था, उन्हीं राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा था जो अलग अलग उस समय के जो किंगडम्स थे मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम से पहले, और उसमें शांति स्थापित करने के लिए ये किया गया। और इसके साथ स्टूडेंट्स और इसके साथ स्टूडेंट्स 80 इयर्स वॉर भी, स्पेन और डच के बीच में 80 इयर्स वॉर चल रहा था और जो जर्मन का फेज था वो था 30 ईयर वॉर। तो ये जो यूरोपियन सेटलमेंट्स हुई यानी 1648 का जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, तो एक तो इससे शांति स्थापित हुई, यानी उस समय के जो ग्रेट पावर्स थे या जो युद्ध हो रहा था उसे समाप्त करने के लिए उनमें समझौता हुआ, शांति स्थापित हुई, एक इम्पॉर्टेंट चीज। सेकेंड, इसके साथ साथ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का उदय माना जाता है जिसमें हमने आपको बताया 4 फैक्टर्स हैं, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आपकी पॉपुलेशन, टेरिटरी और एक्सटर्नल रिकॉग्निशन दैट यू आर अ सॉवरेन कंट्री, यानी बाहरी रूप से ये मान्यता आपको देना कि आप एक संप्रभुता संपन्न राज्य हैं। और ये जो ट्रीटी या ये जो शांति स्थापित हुई ये 1644 में हुई और वेस्टफेलिया के टाउन्स में हुई, इसीलिए हम इसे वेस्टफेलिया या पीस ऑफ वेस्टफेलिया के नाम से जानते हैं। और इसमें जैसे हमने आपको बताया कि मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का जो कंसेप्ट है जहाँ पर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी यानी आपकी जो निश्चित भूमि है, nobody can interfere in that, you know, आप उस टेरिटरी में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, संप्रभुता संपन्न है, आप उसमें किस प्रकार का राज्य स्थापित करते हैं, किस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर्स है, ओनली योर स्टेट
कैन चूज दैट, नोबडी एल्स विल इंटरफेयर। तो ये एक जो स्थापित हुआ या माना जाता है, यहाँ से शुरुआत हुई। तो ये डिफाइन करता है वेस्टफेलिया सिस्टम को, और उससे पहले का जो प्री वेस्टफेलियन सिस्टम है उसमें डिफरेंशिएट करता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं मॉडर्न स्टेट सिस्टम की या मॉडर्न सिस्टम ऑफ स्टेट्स की, तो हम एक इंटरनेशनल सोसाइटी की भी बात करते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं, नागरिक समाज हो गए, उसकी भी हम बात करते हैं। और जो राज्य है उसके पास मोनोपोली है ऑफ फोर्स। मोनोपोली ऑफ फोर्स का मतलब स्वयं किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बनाने हैं, और लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई तोड़ता है तो व्हाट कैन बी द पनिशमेंट। दैट मीन्स स्टेट के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। स्टेट जो है वो बिल्कुल फ्री है टू चूज व्हाट काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विल बी देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी देयर उसकी टेरिटरी के अंदर। एंड रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी यानी एक्सटर्नली उसे वो मान्यता दी गई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है तो एक्सटर्नल रिकॉग्निशन है ये इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो एक्सटर्नल रिकॉग्निशन है ये यूएसए है। सो दिस इज व्हाट द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम टॉक्स अबाउट। उसके साथ स्टूडेंट्स, it is expected that the relations between states are conducted by means of formal diplomatic ties between heads of the state and governments। यानी इससे पहले जैसे हमने बताया 80 साल का युद्ध था या 30 वर्ष का युद्ध चला आ रहा था यूरोपीय, उस समय की जो ग्रेट पावर्स या उस समय के जो एम्पायर्स थे उनके बीच में। तो ये एक वेस्टफेलिया से माना जाता है कि ये, क्योंकि वेस्टफेलिया एक शांति समझौता था और एक वैश्विक शांति समझौता था, क्योंकि सब चीजें यूरोप के रूप में ही देखी जाती थी, और युद्ध भी क्योंकि वैश्विक था, एक तरह से मेजर पावर्स उसमें इन्वॉल्व थी। तो कहा जाता है कि इससे एक तरह से ये भी शुरुआत हुई कि राज्यों के बीच में जो संबंध होंगे वो औपचारिक रूप से डिप्लोमेटिक टाइज होंगी। डिप्लोमेटिक इसमें एक राजदूत होते हैं, या औपचारिक रूप से आप विचार विमर्श कर कर जो है आप संधि करते हैं या संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो आपके हेड्स ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स आप लोगों को डिफरेंस मालूम होगा। हेड ऑफ द स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर आप भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट भारत में हमारे राष्ट्रपति हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है हमारे प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो इस तरह से हर कंट्री में जो भी है, या तो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में औपचारिक रूप से डिप्लोमेटिक टाइज रहेंगी। आप औपचारिक रूप से उनमें राजदूत के रूप में संबंध स्थापित किए जाएंगे, या समय समय पर वो लोग मिलेंगे और संधि करेंगे, या युद्ध या तनाव की परिस्थितियां हैं तो उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो इसको भी एक औपचारिक मान्यता दी गई वेस्टफेलिया से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस प्रकार से डेवलप हुआ। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि हमने आपसे कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खासकर यथार्थवादी या नव यथार्थवादी ये मानते हैं कि अराजकता है, यानी कि एनार्की है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई इंटरनेशनल स्टेट तो है नहीं, इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो हमने जैसे आपसे कहा कि आपके राज्य को कहे ऐसा करे वैसा करे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन हो गया, वैश्विक पब्लिक ओपिनियन अगर उसका ध्यान रखना चाहें, या आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो हम मार्क्सवादी विचारधारा में आगे करेंगे, वो आपको अगर लोन देते हैं तो कई बार वो कंडीशंस लगा देते हैं, आपको लोन चाहिए तो उन कंडीशंस को मानना होगा। तो यानी, या अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया न्यू इंपीरियलिज्म। तो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ जो लिमिटेशंस हैं, बट अन्यथा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनार्की मानी गई है। तो इस एनार्की को डील करने के लिए एक और सिस्टम है, या एक और जो विषय उस पर एम्फेसिस दिया जाता है वो है इंटरनेशनल लॉ। अब जब कोई अंतर्राष्ट्रीय राज्य नहीं है तो इंटरनेशनल लॉ कैसे बनाएगा? फॉर एग्जांपल भारत एक स्टेट है, या यूएसए एक स्टेट है, या बांग्लादेश एक स्टेट है, तो क्योंकि वो स्वतंत्र है, संप्रभुता संपन्न है, तो वो अपने लॉ स्वयं बनाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो इंटरनेशनल लॉज हैं, दे आर ईदर बेस्ड ऑन नॉर्म्स
या जैसे यूएन की कन्वेंशंस हो गई, या राज्यों के बीच में आपस में जो संधि होती हैं। तो 3 तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून बन सकता है, कुछ नॉर्म्स हो गए, कुछ राज्यों के बीच में जो संधि हो गई, या यूएन की कुछ कन्वेंशंस हो गई जिसको सबने साइन किया है या माना है या हस्ताक्षर किए हैं। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ आप कह सकते हैं कि उस समय उसकी तरफ अग्रसर हुए, क्योंकि उसमें जो स्वतंत्र राज्य थे, जो वेस्टफेलिया से आए थे, मॉडर्न वेस्टफेलिया की संधि के बाद जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम हुआ और उसमें जो राज्यों के बीच में ट्रीटीज हुई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने, क्योंकि वो बड़े बड़े राज्य जो है या ग्रेट पावर्स माने गए उस समय, तो और यूरोपीय प्रधान समाज था ही उस समय, सिस्टम था, तो उनको इंटरनेशनल लॉ के रूप में मान्यता दी गई या देखा जाता है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उससे पहले आप कह सकते हैं, एक तो जो जैसे एक था सिस्टम था जिसमें स्टेट और चर्च में कोई अंतर नहीं था, तो वो सिस्टम धीरे धीरे अलग होने लगा, यानी चर्च अब अलग है, स्टेट अब अलग है। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फील्ड्स अलग हैं। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वेस्टफेलिया और पोस्ट वेस्टफेलिया सिस्टम में डिफरेंशिएट करता है। पोस्ट वेस्टफेलिया जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे जो वेस्टफेलिया सिस्टम है, इससे जो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है उसे अलग अलग माना गया, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले प्री वेस्टफेलियन सिस्टम में, जैसे हमने कहा, मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं थे, और मॉडर्न नेशन स्टेट जब आए, या माना जाता है जब वो वेस्टफेलिया से आए, तो उनकी जो हमने 4 बातें आपको बताई, उसमें एक है कि राज्य संप्रभुता संपन्न है, इंटरनेशनली उससे मान्यता दी गई, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ independent and a state which is sovereign, and there will not be any interference in the international affairs। अर्थात राज्य जो है उन्हें मान्यता क्योंकि दी गई है, तो बाहरी राज्य उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तो आपके संबंध चलेंगे, आप इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, अंतर्निर्भरता हो सकती है, राज्यों के बीच में तनाव हो सकता है, शांति हो सकती है, लेकिन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया से ये एक और बात मानी गई कि डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अलग अलग है और हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप माइंड में रखें कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया से धीरे धीरे ये बातें जो हैं सामने आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि युद्ध एकदम रुक गए, या सब चीजें डिप्लोमेटिक हो रही थी, सब बहुत शांति हो गई, या बहुत संधियां हो गई, या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, तनाव, समस्याएं चलती रही, लेकिन एक बहुत बड़े रूप में नहीं हुई। जैसे 80 ईयर वॉर या 30 ईयर वॉर जो थी, जो वेस्टफेलिया से शांति स्थापित हुई, उसके बाद ये लंबे समय तक चला, और बीच में क्रीमियन वॉर जरूर हुई थी, लेकिन वो विश्व वॉर, वर्ल्ड वॉर नहीं थी। तो इसके बाद रिलेटिवली होता है कि अगर पुराने समय से आप कंपेयर करें, तो रिलेटिवली शांति रही, और इसके बाद सीधे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जैसे हमने आपसे कहा, स्टेट में नॉट लेजिटिमेटली, मतलब ये ठीक नहीं माना गया आप अन्य राज्यों में या उनके आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते या इंटरफेयर नहीं कर सकते, फिर चाहे कोई भी रीजन आप दें कि भाई आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका राष्ट्रहित है, या आपका संप्रभुता है, या कोई विचार है, वैचारिक मुद्दा है, या कोई सुप्रा नेशनल गोल है। सुप्रा नेशनल गोल जैसे पहले रोमन एम्पायर वगैरह बना था, तो कैसे बना था, अन्य जो किंगडम्स है उनको मिलाकर। तो इस तरह से जो है, अब आप जो वेस्टफेलिया, उसमें ये अंतर आया कि जो प्री वेस्टफेलियन फेज से, तो उसमें जो इस तरह से किंगडम्स आप लोग नहीं, क्योंकि स्वतंत्र राज्य हैं, तो उनकी आपको उनकी अलग मान्यता या उनकी इंडिपेंडेंट आपको एक्सेप्ट करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, तो ये माना गया। तो अगर आप इस पॉइंट से देखें, तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, वो पुराने जैसे ओटोमन एम्पायर हो गया या होली रोमन एम्पायर हो गया, तो उनसे वो इस क्षेत्र में डिफर करता है, यानी प्री वेस्टफेलियन और वेस्टफेलियन फेज में ये मेजर अंतर है। ओके, सो ये सेकंड लास्ट स्लाइड है स्टूडेंट आज के लिए हमारा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ऑफ वियना, क्योंकि एक आप कह सकते हैं एक सिलसिला चला जहां पर कुछ शांति या संधियों का प्रयास किया गया,
तो कांग्रेस ऑफ वियना जो है 1814 और 50 में यूरोप को रिकॉग्नाइज किया गया अगेन जो ग्रेट पावर्स हैं, और आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स, जो नेपोलियनिक वॉर्स हुई उसके बाद 1814-15 में आप कह सकते हैं कि ये जो सेटलमेंट हुआ, जो ट्रीटी हुई या संधि हुई, और यूरोप में ये बहुत ही बड़ी संधि या बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव या विशाल संधि ये मानी जाती है, जिससे जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं उसके पश्चात ये हुआ, और जिससे हमने आपसे कहा कि इसके बाद काफी लंबे समय तक शांति रही, और जो युद्ध हुआ वो फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1990 में। और साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ यूरोप जो था अगेन नेपोलियनिक युद्ध के बाद में, वो एक काइंड ऑफ कंसेंसस था। कंसेंसस होता है कि एक आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, जरूरी नहीं कि वो एग्रीमेंट लिखित हो, वो बट एक एग्रीमेंट टाइप का, यानी कि एक आप कह सकते हैं समझौता या एक विचार कि जो भी यूरोप के उस समय की मोनार्कीज हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है जब वो हुआ उससे पहले मोनार्कीज थी। सो यूरोप में जो मोनार्कीज हैं वो जो राज्यों की उस समय की जो टेरिटरी है या उस समय की जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें स्टेटस को रखेंगी। स्टेटस को अर्थात कि जो राज्य हैं वो एक दूसरे पे हमला करके एक दूसरे पे कब्जा नहीं करेंगे, या स्वयं रेबेलियन नहीं होगा, इंटरनल रेबेलियन नहीं होगा राज्यों को कि एक राज्य जो है उसमें से 3 राज्य बन रहे हैं, अलग अलग स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं, वो ना हो। तो इसका जो एक अनरिटन आप कह सकते हैं कंसेंसस जो आप कह सकते हैं, या एक समझौता आप कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ यूरोप के जो समय की जो मेजर पावर्स थी उनके बीच में हुआ, कि उस समय का जो टेरिटरी निश्चित टेरिटरी है या उस समय के जो राज्य हैं उनमें वो स्टेटस को रखेंगे। और इसी के चलते कुछ जो रेबेलियंस हुए थे, इंटरनल रेबेलियंस हुए थे राज्यों में, जैसे इटली में एक हुआ या स्पेन में हुआ, तो उसको उन्होंने दबाया। लेकिन बाद में जैसे बेल्जियम में हुआ और उसके बाद उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया 1813 में, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ यूरोप लगभग 1830 तक चला, उसके बाद ये नहीं चला या नहीं रहा। और जैसे हमने आपसे बोला जो वेस्टफेलिया सिस्टम है उसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर शक्ति संतुलन जो है वो सफल नहीं रहा था। साथ ही साथ उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ, जिसमें शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर की जगह कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात पहले की गई। अर्थात क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर सफल नहीं है तो राज्य जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत लीग ऑफ नेशंस अब ये देखता है या उसके पास ऐसा कोई केस आता है जहां पर एक राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला किया है, तो लीग ऑफ नेशंस के जो बाकी राज्य हैं, जो विक्टिम राज्य है उसको खदेड़ेंगे या उसको उसकी सहायता करेंगे, और जो एग्रेसर राज्य उसको खदेड़ेंगे, यानी कि उसको वापस जो उसकी टेरिटरी है वहां पर भेजेंगे, और जो विक्टिम राज्य है जिस पर हमला किया उसे स्वतंत्र कराएंगे। लेकिन लीग ऑफ नेशंस में ऐसा नहीं हुआ। इटली ने अबिसिनिया पर, जापान ने काइचाओ पर हमला किया, और लीग ऑफ नेशंस इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग नहीं कर पाया, और बहुत से कारणों से ये असफल रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1939 से लगभग 1945 तक। उसके बाद एक और संस्था यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। यूनाइटेड नेशंस में पुनः सामूहिक सुरक्षा की बात की गई, और लेकिन क्योंकि वीटो की पावर है 5 जो स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अगर उन 5 की सहमति है अच्छी बात है, 5 में से अगर एक ने एब्सटेन किया है, 2 ने एब्सटेन किया है, तो वीटो नहीं माना जाएगा, पारित माना जाएगा। लेकिन अगर एक ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। तो इसी के चलते सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान होते हुए भी जो इतिहास रहा यूएन का उसमें केवल 2 बार, एक बार 1950 में कोरिया में, और उसके बाद जो प्रथम गल्फ वॉर हुआ था जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, तब केवल 2 बार ही अपने इतिहास में सामूहिक सुरक्षा का वो प्रयोग कर पाया है। और काफी लोगों का ये मानना है कि दूसरी बार जो है वो एक अमेरिकन युद्ध भी रहा। और लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद हम जानते हैं शीत युद्ध लंबे समय तक रहा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया, यूरोप पे केंद्रित रखा, विश्व को लगभग 2 गुट्टों में बांट के रखा। और उसके पश्चात या उससे आप कह सकते हैं उसके साथ साथ उसके बाद
पोस्ट वेस्टफेलिया सिस्टम आया। तो इसमें स्टूडेंट्स जो प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, ये हम लोग सेपरेट टॉपिक है तो उसमें और डिटेल में करेंगे। कोल्ड वॉर भी एक सेपरेट टॉपिक है तो ये भी हम डिटेल में करेंगे। और पोस्ट वेस्टफेलिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन के समय में जो परिवर्तन आए वो संक्षेप में अगली क्लास में आपके साथ करके हम लोग नेक्स्ट जो सिद्धांत का टॉपिक है यथार्थवाद वो आरंभ करेंगे। सो यहाँ पर हम आज रोकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों का अगर कोई भी डाउट होता है या आपका कोई प्रश्न है आप मैम से वो पूछ सकते हैं।